नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लोन से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि काफी इंपोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और ये जो एमसीक्यूज हैं ये जनवरी 2026 से मई 2026 तक के जितने भी न्यूज हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड ने अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ कितने अमाउंट की डील साइन की है? तो ये की है 100 मिलियन यूएस डॉलर की। कितने की? 100 मिलियन यूएस डॉलर की। मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड यानी एमओएचएफएल ने एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक 100 मिलियन यूएस डॉलर का डेब्ट फाइनेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया है। यह एग्रीमेंट नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स यानी एनसीडीज के थ्रू हुआ है। किसके थ्रू हुआ है? एनसीडीज यानी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। इस फंडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस को प्रमोट करना और स्पेशली वुमेन बोरोवर्स को हाउसिंग लोन प्रोवाइड कराना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहले समझते हैं कि डिवेंचर क्या होता है। जब कोई कंपनी इन्वेस्टर से पैसा लेती है और बदले में फिक्स्ड इंटरेस्ट देने का प्रॉमिस करती है तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? हम डिवेंचर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवेंचर कहते हैं। अगर उस डिवेंचर को फ्यूचर में शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, क्या कहेंगे उसे? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। यानी इन्वेस्टर कंपनी को पैसा देता है, कंपनी फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करती है, मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देती है, लेकिन इन्वेस्टर को कंपनी के शेयर नहीं मिलते, इसलिए उसे जो है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर कहा जाता है। ठीक है, अब तो क्लियर। तो एमएचएफएल और एडीबी के बीच जो है डील साइन हुई है जिसका अमाउंट था 100 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, मोड था नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। क्या मोड है? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि फंड का यूज कहाँ होगा। एमएचएफएल इस फंड का यूज करेगा अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड कराने के लिए, जिसमें कि स्पेशल फोकस रहेगा वुमेन्स बोरोवर्स के लिए। जो अब बात करते हैं कि फोकस एरियाज कौन से होंगे। फोकस एरियाज रहेंगे टायर 2 सिटीज और टायर 3 सिटीज। ठीक है, और इमर्जिंग टाउन्स, यानी उन एरियाज में अफोर्डेबल हाउसिंग लोन प्रोवाइड किए जाएंगे जहां हाउसिंग फाइनेंस की डिमांड तो है लेकिन एक्सेसिबिलिटी कम है। ठीक है, इसी के साथ एक ग्रीन हाउसिंग इनिशिएटिव है। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अराउंड 10% फंड जो है ग्रीन सर्टिफाइड रेजिडेंशियल हाउसिंग यूनिट के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यानी ग्रीन हाउसिंग के लिए जो है अराउंड 10% जो है फंड यूज किया जाएगा कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें कि एमएचएफएल ने एडीबी के साथ जो है एनसीडी एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, डील अमाउंट था 100 मिलियन यूएस डॉलर का। जो फंडिंग इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है वो हुआ है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ठीक है, फंड किस पर्पज के लिए दिया गया है? ये दिया गया है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के लिए जो है। ठीक है, जिसमें कि मेन बेनिफिशियरीज रहेंगे वुमेन्स बोरोवर्स और फोकस एरियाज रहेंगे टायर 2 सिटीज, टायर 3 सिटीज और इमर्जिंग टाउन्स। ठीक है, और ग्रीन हाउसिंग एलोकेशन कितना है? अराउंड 10%। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड को 76 मिलियन यूएस डॉलर की को फाइनेंसिंग फैसिलिटी ज्वाइंटली किस इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड की है? ये की है डीईजी और सिटी बैंक ने जो है। ठीक है, जर्मनी की डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन डीईजी और ग्लोबल बैंकिंग गिगांट सिटी ने जो है ज्वाइंटली श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड को फंडिंग प्रोवाइड की है। कितने की है? 76 मिलियन यूएस डॉलर की, जो कि अप्रॉक्स होते हैं 630 करोड़ रुपीस। ठीक है, और ये जो फंडिंग अरेंज की गई है ये ईसीबी रूट के थ्रू जो है अरेंज की गई है। ईसीबी क्या होता है? ईसीबी का मतलब होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। सिंपल सा आप समझिए कि जब कोई इंडियन कंपनी फॉरेन इंस्टीट्यूशन या फॉरेन बैंक से लोन लेती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अगर इंडियन बैंक से लेती है इंडियन कंपनी तो उसे हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक बोरोइंग। ठीक है, अगर इंडियन कंपनी फॉरेन इंस्टीट्यूशन या फॉरेन बैंक से लोन लेती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ईसीबी कहते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अगर इसमें कंट्रीब्यूशन की बात करें तो डीजी ने जो है 46 मिलियन यूएस डॉलर का कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, जो कि 40 मिलियन यूरो के बराबर है। ठीक है, और जो सिटी का कंट्रीब्यूशन है वो 260 करोड़ रुपीज है। ठीक है, कितना है? 260 करोड़ रुपीज। और दोनों ने मिलकर कितना फाइनेंस किया है? ये किया है 76 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, इसमें सिटी का जो स्पेशल रोल है वो लीड अरेंजर और ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर का है। ठीक है,
अब समझते हैं कि फंडिंग का मेन पर्पज क्या है। ये जो फंड यूज होगा ये एमएसएमई फाइनेंसिंग के लिए, वुमेन्स बोरोअर्स के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और अनडिजर्व एरियाज को फाइनेंस करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, जिसमें कि श्रीराम फाइनेंस को जो है $76 मिलियन की जो है फंडिंग मिली है, और ये फंडिंग जो है जर्मन डीईजी और सिटी बैंक के द्वारा जो है दी गई है। ठीक है, फंडिंग का जो मोड है वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है। ठीक है, जिसमें कि डीईजी का कंट्रीब्यूशन $46 मिलियन है, सिटी का कंट्रीब्यूशन जो है 260 करोड़ रुपए है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए $500 मिलियन सोशल लोन के लिए लोन कोऑर्डिनेटर के रूप में किस इंस्टीट्यूशन ने काम किया है? तो ये क्या है, मित्सुबिशी यूएफजी फाइनेंशियल ग्रुप ने। एसबीआई ने $500 मिलियन का सिंडिकेटेड सोशल टर्म लोन फैसिलिटी लॉन्च किया है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, यानी वुमेन्स को इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एंटरप्रेन्योरशिप और लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज में ज्यादा पार्टिसिपेशन देना। सबसे पहले समझते हैं कि सोशल लोन क्या होता है। सोशल लोन एक ऐसा लोन होता है जिसका यूज सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले प्रोजेक्ट्स में किया जाता है, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, ठीक है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया। यानी ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, ऑब्जेक्टिव सोशल बेनिफिट्स क्रिएट करना भी होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सेकंड समझते हैं कि सिंडिकेट लोन क्या होता है। सिंडिकेट लोन, जब लोन अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है तो एक सिंगल बैंक पूरा लोन प्रोवाइड नहीं करता है, यानी मल्टीपल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिलकर लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, सिंडिकेट लोन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसमें एक और टर्म मेंशन हुई है, ग्रीन शू ऑप्शन। ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है, अगर इन्वेस्टर या लेंडर्स की डिमांड एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो जाती है तो इशूअर एडिशनल अमाउंट रेज कर सकता है, यानी इनिशियल लोन अमाउंट को फ्यूचर में इंक्रीज करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इस केस में भी एसबीआई ने ग्रीन शू ऑप्शन इंक्लूड किया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि लोन का यूज कहाँ होगा। एसबीआई इसको यूज करेगा एमएसएमईज के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए और वुमेन फोकस्ड लिवलीहुड इनिशिएटिव के लिए। क्लियर है यहाँ तक। दोस्तों ये इनिशिएटिव यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी कनेक्टेड है, यानी एसडीजी 5। एसडीजी 5 का क्या है, एसडीजी 5 का मतलब है जेंडर इक्वलिटी, यानी एसबीआई का ये सोशल लोन डायरेक्टली जेंडर गैप को रिड्यूस करने और वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसलिए ये यूनाइटेड नेशन एसडीजी 5 के साथ अलाइन किया गया है। तो ये था क्वेश्चन जिसमें एसबीआई ने $500 मिलियन का सोशल लोन लॉन्च किया है। ठीक है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। लोन टाइप है सिंडिकेटेड सोशल टर्म लोन। ठीक है, और जो लोन कोऑर्डिनेटर है वो है मित्सुबिशी यूएफजी फाइनेंशियल ग्रुप। और किस एसडीजी से अलाइंड है, ये है एसडीजी 5 से अलाइंड। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक द्वारा $300 मिलियन का लोन जो है क्लीन एयर ट्रांजिशन के लिए किस स्टेट को दिया गया है? तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश को। वर्ल्ड बैंक ने उत्तर प्रदेश को $300 मिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया है। ठीक है, इस फंडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है उत्तर प्रदेश क्लीन एयर ट्रांजिशन प्रोग्राम को सपोर्ट करना, यानी ये पैसा एयर पॉल्यूशन को कम करने, क्लीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, एग्रीमेंट किन लोगों ने साइन किया है? एग्रीमेंट साइन किया है जूही मुखर्जी जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में, बी चंद्रकला जो कि सीईओ है क्लीन एयर मैनेजमेंट अथॉरिटी में। ठीक है, और पॉल प्रोसी जो कि एक्टिंग कंट्री डायरेक्टर हैं वर्ल्ड बैंक इंडिया को। ठीक है, अब बात करते हैं कि लोन का टेन्योर क्या रहेगा। लोन का जो टेन्योर है वो 10 साल रहेगा। ठीक है, 10 ईयर्स, और इसमें जो है 2 साल का ग्रेस पीरियड इंक्लूड है। ठीक है, यानी लोन मैच्योरिटी रहेगी 10 साल के लिए और जो ग्रेस पीरियड है वो 2 साल के लिए रहेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें कि वर्ल्ड बैंक ने जो है उत्तर प्रदेश को क्लीन एयर ट्रांजिशन के लिए लोन प्रोवाइड किया है। ठीक है, लोन अमाउंट है $300 मिलियन का। लोन टेन्योर रहेगा 10 ईयर्स के लिए, जिसमें कि ग्रेस पीरियड है 2 ईयर्स का। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सेतु प्रोग्राम के तहत इंडिया के आईटीआईज को अपग्रेड करने के लिए $830 मिलियन किस ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है? ये किया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने इंडिया के पीएम सेतु प्रोग्राम के लिए $830 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। ये लोन इंडिया के स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए दिया गया है। ऑब्जेक्टिव है आईटीआईज और एनएसटीआईज
को मॉडर्नाइज करना ताकि स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री की डिमांड के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी जा सके। ठीक है। पीएम सेतु क्या है? पीएम सेतु का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नाम से ही क्लियर है कि स्कीम का फोकस है स्किल डेवलपमेंट पर, एम्प्लॉयबिलिटी पे, ठीक है, आईटीएस मॉडर्नाइजेशन पर और इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग पे। ठीक है। अगर पीएम सेतु की बात की जाए तो ये पीएम सेतु जो है लॉन्च हुआ था 4 अक्टूबर 2025 में। ठीक है। अब बात करते हैं कि टोटल आउटले कितना है पीएम सेतु का। जो टोटल फाइनेंशियल आउटले है वो 60,000 करोड़ रुपीज है। ठीक है। ड्यूरेशन है इसका 5 साल का। अब लोन्स की कुछ टर्म्स की बात करते हैं। लोन अमाउंट जो दिया गया है 830 मिलियन यूएस डॉलर दिया गया है, जिसकी मैच्योरिटी रहेगी 19.5 ईयर्स की। ठीक है। और ग्रेस पीरियड रहेगा 4 ईयर्स का। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है कि इनिशियल 4 साल तक प्रिंसिपल रीपेमेंट की ऑब्लिगेशन नहीं होगी। ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है ये वर्ल्ड बैंक और एडीबी दोनों ने मिलकर जो है प्रिपेयर किया है, जिसमें कि वर्कफोर्स टारगेट रहेगा हर साल 1 मिलियन से अधिक स्किल्ड वर्कर्स प्रिपेयर करना, यानी 10 लाख से ज्यादा यूथ को एनुअली इंडस्ट्री रेडी स्किल्स प्रोवाइड कराना। ठीक है। और जिसमें कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन रहेगा 25%, यानी 25% फीमेल पार्टिसिपेशन रहेगा इसमें। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं कि हब एंड स्पोक मॉडल क्या है। पीएम सेतु में यूज होगा हब और स्पोक मॉडल, यानी स्ट्रक्चर रहेगा 200 हब आईटीआईस रहेंगे। ठीक है। और 800 स्पोक आईटीआईस रहेंगे, यानी टोटल जो है 1000 आईटीआईस रहेंगे। ठीक है। हब आईटीआईस का मतलब होता है एडवांस इंस्टीट्यूशन, मतलब यहाँ मॉडर्न लैब्स होंगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंडस्ट्री पार्टनरशिप रहेगी और एक्सपर्ट ट्रेनर्स होंगे। और वहीं अगर बात करें हम स्पोक आईटीआईस की तो वहाँ हब इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है। यहाँ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग और सपोर्ट मिलेगा, यानी रिसोर्सेज को इफिशिएंटली शेयर किया जाएगा। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन जिसमें कि हमने देखा कि पीएम सेतु के लिए जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने 830 मिलियन यूएस डॉलर का जो है लोन अप्रूव किया है। ठीक है। पीएम सेतु का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। इसकी जो लोन मैच्योरिटी है वो 19.5 ईयर्स है। ग्रेस पीरियड रहेगा 4 साल का। ठीक है। और वर्ल्ड बैंक और एडीबी ने जो है ये प्रोग्राम जो है ज्वाइंटली प्रिपेयर की है, जिसमें कि वर्कफोर्स टारगेट है 1 मिलियन प्लस स्किल्ड वर्कर्स एनुअली जनरेट करना। ठीक है। जिसमें कि फीमेल पार्टिसिपेशन टारगेट रहेगा 25%। और इसमें जो है अब आईटीएस रहेंगे 200 और स्पोक आईटीएस रहेंगे 800। ठीक है। एनएसटीआईस कितने अपग्रेड होंगे? ये होंगे 5। और इस स्कीम का टोटल आउटले कितना है? ये है 60,000 करोड़ रुपए। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में फ्लड और सोयल इरोजन मैनेजमेंट को स्केल अप करने के लिए 182 मिलियन यूएस डॉलर का लोन किस बैंक ने अप्रूव किया है? ये किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम के लिए 182 मिलियन यूएस डॉलर का एडिशनल लोन अप्रूव किया है। ये फंडिंग क्लाइमेट रेजिलेंट ब्रह्मपुत्र इंटीग्रेटेड फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करने के लिए दी गई है। ठीक है। ये प्रोजेक्ट ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे फ्लड और रिवर बैंक इरोजन को कंट्रोल करने पर फोकस करता है। एडीबी ने अक्टूबर 2023 में इस प्रोजेक्ट के लिए पहले 200 मिलियन यूएस डॉलर का लोन अप्रूव किया था। ठीक है। और अब जो है एडिशनल 182 मिलियन यूएस डॉलर दिए गए। क्लियर है यहाँ तक? और इस प्रोजेक्ट के अंडर जो है 63.5 किलोमीटर रिवर बैंक प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा, जिससे कि लगभग 6 लाख रूरल रेजिडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिए कि एडीबी ने असम को 182 मिलियन यूएस डॉलर का एडिशनल लोन दिया है। ठीक है। ओरिजिनल फंडिंग थी जो 2023 में दी गई थी वो थी 200 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है। तो एडीबी ने असम में ब्रह्मपुत्र रिवर के फ्लड और इरोजन मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए 182 मिलियन यूएस डॉलर का एडिशनल लोन अप्रूव किया है, जिससे 6 लाख लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MIGA द्वारा दी गई 197.67 मिलियन गारंटी SBI के रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को रिफाइनेंस करने के लिए किस बैंक को दी गई है? किस बैंक को दी गई है? ये दी गई है सिटी बैंक को, यानी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की मेंबर इंस्टीट्यूशन है। तो उसने 197.6 मिलियन यूएस डॉलर की 5 साल की गारंटी सिटी बैंक को प्रोवाइड की है। इस गारंटी का पर्पज है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर वॉलेटिक प्रोग्राम की रीफाइनेंसिंग को सपोर्ट करना। ठीक है। GRPV प्रोग्राम को 2016 में SBI ने लॉन्च किया था और इसके लिए
IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ने 500 मिलियन US डॉलर की फंडिंग प्रोवाइड की थी। प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव रूफटॉप सोलर एनर्जी को प्रमोट करना, क्लीन एनर्जी जनरेशन बढ़ाना और कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना था। ठीक है, तो सिंपल सा आप याद रखिए कि MIGA ने सिटी बैंक को 197.67 मिलियन की 5 साल की गारंटी दी है ताकि SBI के रूफटॉप सोलर प्रोग्राम की रिफाइनेंसिंग हो सके और इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स को सपोर्ट मिल सके। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 400 मिलियन US डॉलर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग किस बैंक से सिक्योर किया? तो ये किया है SMBC और MUFG बैंक ने। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जापान के SMBC और MUFG बैंक के साथ लोन एग्रीमेंट साइन किया जिसके थ्रू जो है IRFC यानी 400 मिलियन US डॉलर इक्विवेलेंट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग रेज करेगा। यह फाइनेंसिंग जापान के बैंक्स की गिफ्ट सिटी यानी गांधीनगर गुजरात ब्रांचेस के थ्रू अरेंज की गई है। लोन का जो टेन्योर रहेगा वो 5 साल का रहेगा। ठीक है, और ये अनसिक्योर्ड फैसिलिटी है यानी किसी कोलेटरल की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये जो है लोन टोनर बेंचमार्क से लिंक्ड है। टोनर क्या होता है? टोनर है टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट। ये जापान का बेंचमार्क ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट है और इस ECB फैसिलिटी को टोनर बेंचमार्क से लिंक किया गया है। ठीक है, IRFC जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर एक नवरत्न CPSEA और इंडियन रेलवेज की फाइनेंसिंग आर्म है। फंड का यूज रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिफिकेशन, रोलिंग स्टॉक, फ्राइट कॉरिडोर और लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा आप याद रखिए कि IRFC ने फरवरी 2026 में जापान के SMBC और MUFG बैंक से गिफ्ट सिटी के थ्रू जो है 400 मिलियन US डॉलर का इक्विवेलेंट ECB रेज किया है जिसका यूज रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए किया जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया की पहली मैरीटाइम NBFC ने अपनी 51st बोर्ड मीटिंग में कितने अमाउंट के लोन सैंक्शन किए हैं? तो ये किए हैं 4300 करोड़ रुपीज के। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने लैंडिंग ऑपरेशन ऑफिशियली शुरू किए। ठीक है, और अपनी 51st बोर्ड मीटिंग में 4300 करोड़ रुपए के लोन सैंक्शन किए। SMFCL इंडिया की पहली मैरीटाइम फोकस्ड NBFC है जो पोर्ट, शिपिंग, शिप बिल्डिंग, ठीक है, ड्रेजिंग और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए स्टैब्लिश की गई है। ठीक है, SMFCL को जून 2025 में लॉन्च किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव है कि ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट लेड डेवलपमेंट और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। ठीक है, जो लोन एलोकेशन है वो ग्रीनफील्ड पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 4000 करोड़ रुपए है। ठीक है, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए जो है 150 करोड़ रुपीज है और गोवा सिपार्ट्स लिमिटेड के लिए 110 करोड़ रुपीज है। ठीक है, तो इंडिया की पहली मैरीटाइम फोकस्ड NBFC SMFCL ने लैंडिंग ऑपरेशन शुरू करते हुए 4300 करोड़ के लोन सैंक्शन किए और मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड की नोडल एजेंसी के रूप में मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को बूस्ट दिया। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के मूसी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 4100 करोड़ रुपए का लोन किस ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है? तो ये किया है ADB ने। ADB ने तेलंगाना के मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट फेज 1 के लिए 4100 करोड़ रुपए का लोन अप्रूव किया है। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है मूसी रिवर की रेजुवनेशन, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, ठीक है, अर्बन ब्यूटिफिकेशन और हैदराबाद को एक मॉडल सोशियो इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, मूसी रिवर हैदराबाद के बीच से फ्लो करती है और ओल्ड सिटी और न्यू सिटी को डिवाइड करती है। पूरा प्रोजेक्ट 55 किलोमीटर का है। ठीक है, जबकि फेज 1 में 21 किलोमीटर एरिया कवर किया जाएगा। क्लियर? प्रोजेक्ट को मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंप्लीमेंट करेगी जो तेलंगाना गवर्नमेंट का स्पेशल पर्पज व्हीकल है। और प्रोजेक्ट में बापू घाट रीडेवलपमेंट, गांधी सरोवर ब्यूटिफिकेशन, ठीक है, कल्चरल हेरिटेज रिस्टोरेशन, गेटवे ऑफ हैदराबाद, ठीक है, और 55 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर्स और ORR से कनेक्टिविटी के लिए ग्रीनफील्ड रोड का डेवलपमेंट शामिल है। ठीक है, और तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसके अलावा नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के अंडर जो है 3188 करोड़ रुपए की फंडिंग भी मांगी है। ठीक है, तो ADB ने तेलंगाना के मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 1 के लिए 4100 करोड़ रुपए यानी 500 मिलियन US डॉलर अप्रूव किए हैं जिसका ऑब्जेक्टिव है मूसी रिवर रेजुवनेशन, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और हेरिटेज कंजर्वेशन और हैदराबाद को वर्ल्ड क्लास अर्बन कॉरिडोर में ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है,
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम के लिए 286 मिलियन यूएस डॉलर का फाइनेंसिंग वर्ल्ड बैंक के किस आर्म ने प्रोवाइड की है? तो ये की है IBRD ने, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वेस्ट बंगाल हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म्स प्रोग्राम के लिए 286 मिलियन यूएस डॉलर की फाइनेंसिंग इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ने प्रोवाइड की है, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का लैंडिंग आर्म है। ठीक है, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है वेस्ट बंगाल के हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना, हेल्थ केयर सर्विस की क्वालिटी इंप्रूव करना और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम के लिए 286 मिलियन यूएस डॉलर की फाइनेंसिंग वर्ल्ड बैंक के लैंडिंग आर्म IBRD ने प्रोवाइड की है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने 5700 करोड़ रुपए का लोन जो है अप्रूव किया है, किस सेक्टर से रिलेटेड है? तो ये है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड। वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा के जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट के लिए 5700 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड की है। प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव वाटर कंजर्वेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इरिगेशन एफिशिएंसी और क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। ये प्रोजेक्ट 2026 से 2032 तक इम्प्लीमेंट होगा। इसके अंडर जो है 50,562 माइनर कैनल्स की रिस्टोरेशन पर काम करना होगा। ठीक है, साथ ही 70,000 एकड़ में माइक्रो इरिगेशन और 2 लाख एकड़ में वाटर लॉगिंग सॉल्यूशन और 80 वाटर बॉडीज को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जिंद, कैथल और गुरुग्राम के वेस्ट वाटर का यूज 28,000 एकड़ की इरिगेशन के लिए भी किया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक ने भूटान के डोरचलुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए जो है 850 मिलियन यूएस डॉलर का फाइनेंसिंग पैकेज अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट कुरुचू रिवर पर भूटान के मोंगार और लोहेन से डिस्ट्रिक्ट में डेवलप हो रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है वो 1125 मेगावाट होगी और ये हर साल लगभग 4500 गीगावाट जो है क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये PPP मॉडल पर डेवलप हो रहा है, जिसमें टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की 40% और ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन की 60% स्टेक है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन पावर जनरेशन और इंडिया भूटान एनर्जी कॉर्पोरेशन को मजबूत करेगा। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा के जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट के लिए 5700 करोड़ का, भूटान के 1125 मेगावाट डोरचलुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 815 मिलियन यूएस डॉलर का लोन अप्रूव किया है, जिसका फोकस है वाटर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट पर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक ने राजस्थान हाईवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए कितना लोन अप्रूव किया है? ये किया है 225 मिलियन यूएस डॉलर। वर्ल्ड बैंक ने राजस्थान हाईवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए 225 मिलियन यूएस डॉलर यानी 2080 करोड़ रुपए का लोन अप्रूव किया है। ये फंडिंग IBRD के थ्रू दी गई है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि लगभग 800 किलोमीटर स्टेट हाईवेज को अपग्रेड, मॉडर्नाइज और मेंटेन करना है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट रोड एज ए सर्विस मॉडल पर बेस्ड है, जहां फोकस सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन पर नहीं बल्कि सेफ, एफिशिएंट और क्लाइमेट रेजिलेंट और हाई क्वालिटी ट्रेवल एक्सपीरियंस देने पर है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट इंडिया का पहला सेटअप लोन है जिसमें शुरुआती सालों में रीपेमेंट कम और बाद के सालों में ज्यादा होती है। ठीक है, लोन की मैच्योरिटी जो 35 ईयर्स की है और ग्रेस पीरियड 5 साल का रहेगा। और प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान स्टेट हाईवेज अथॉरिटी यानी RSHA को मॉडर्न सर्विस ओरिएंटेड एजेंसी में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा और 250 किलोमीटर हाईवेज पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ATMS लगाए जाएंगे और 295 मिलियन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी मोबिलाइज किया जाएगा। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा हुआ कि इससे रोड सेफ्टी, क्लाइमेट रेजिलेंस, लॉजिस्टिक एफिशिएंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये था पार्ट सेकंड लोन से रिलेटेड जो MCQs जनवरी से मई तक के थे, वो सभी मैंने आपको इस वीडियोस में कवर किए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।